तो सुदर्शन चक्र आखिर है क्या? सुदर्शन चक्र से उनका मतलब है कि जो हमें एक प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारे पूरी कंट्री में, चाहे वो सैन्य ठिकाने हैं, चाहे वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी इम्पोर्टेंट जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट हैं, हर किसी को एयर डिफेंस मुहैया कराने की ज़रूरत है। हमने ऑप सिंदूर में देखा कई सिविलियन ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए गए, इवन मिसाइल्स हमारे इम्पोर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट में दागी गई, और ये आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर हमने रशिया यूक्रेन की बात हम करें, 3 साल से ऊपर इस युद्ध को चलते हुए हो गया है। आए दिन कोई ना कोई सिविलियन ठिकाने पर कुछ ना कुछ हमला होता है, एयर बेसिस पर हमला होता है। नमस्कार मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर याद है, जिसने जाते जाते हमें ये सबक दिया कि हिंदुस्तान की एयर डिफेंस बहुत मजबूत होनी चाहिए। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से क्या कहा कि भारत को सुदर्शन चक्र की जरूरत है। उनका अभिप्राय था कि पूरे भारत को एक एयर डिफेंस अम्ब्रेला चाहिए अगर हम आने वाले युद्धों में लड़ना चाहते हैं और सेफ रहना चाहते हैं। और इस विषय पे बात करने के लिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ हैं एयर मार्शल वीपीएस राणा, पीवीएसएम वीएसएफ, भूतपूर्व एयर ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स को लगभग 40 साल की सेवाएं दी और एक जाने माने फाइटर कंट्रोलर हैं। सर, आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एयर डिफेंस की, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं लगभग हर तरह की जो एयर डिफेंस यूनिट्स होती हैं एयरफोर्स की, उनमें मेरे को काम करने का मौका मिला। और इसके अलावा जो ऑप सिंदूर में जो IACCS की जो हमने भूमिका देखी, तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपने बताया? ये है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। एक सिस्टम है जिसको हमने डिज़ाइन किया और मेरी उसमें काफ़ी अच्छी भूमिका रही, क्योंकि मैं डायरेक्टर IACCS के बारे में ऑपरेशन सिंदूर में कुछ लोग जानते हैं, और जो पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन्स नाकाम हुए उसमें इस सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यस सर। तो ये मैं 3 साल तक मैंने एज ए डायरेक्टर ऑपरेशंस IACCS काम किया, जिसके दौरान हमने IACCS को डेवलप किया, उसको ऑपरेशनलाइज किया। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस समय हमारे पास अगर हम बाहर के देशों में अगर जाते तो हमें लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ में वो मिलता, जो हमने लगभग 200 करोड़ से कम में हमने डिज़ाइन किया। 200 करोड़ तो ये में हमने बनाया। ये बिल्कुल इंडिजिनस है। और अभी तो IACCS लगभग हर कोई जानता है, क्योंकि ऑप सिंदूर में इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। लेकिन जब हमने इसको ईजाद किया, जब हमने इसको डेवलप किया, उस समय हमें खुद ये पता नहीं था कि ये किस तरह से ये आएगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक सिस्टम था, जिसमें ऑलमोस्ट 36 सब सिस्टम से जो इंटीग्रेट होने थे। 15 कंपनियां थी जिन्होंने आपस में काम करना, तो ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग। तो ये रहा IACCS। एक जिज्ञासा है सर, जब इंडियन एयरफोर्स की बात होती है तो लोग फाइटर पायलट के बारे में जानते हैं, ट्रांसपोर्ट पायलट के बारे में जानते हैं, गरुड़ा के बारे में जानते हैं और बाकी ट्रेड्स को जानते हैं। ये फाइटर कंट्रोलर क्या है? बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना। ये है क्या? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फाइटर कंट्रोलर्स जो होते हैं ये पर्दे के पीछे काम करने वाले होते हैं। तो मैं जनरली जब स्टाफ कॉलेज में मैं था एज ए इंस्ट्रक्टर, और मैं लोगों को बताता था कि कैसे जो एयर डिफेंस है वो बैक एंड से काम करता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, जब एक मिशन को फ्लाई करना होता है, उस मिशन के पीछे कई 100 लोग होते हैं जो डिफरेंट कैपेसिटी में काम करते हैं। फाइटर कंट्रोलर एक ऐसी ब्रांच है, ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो कंप्लीट एयर स्पेस को मैनेज करते हैं। तो ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में, ये अपने अवैक्स में जितने रडार हैं, वहाँ पे जितने हमारे प्लानिंग सेल्स हैं, वहाँ पे ये सब लोग काम करते हैं बैक एंड में। तो अगर हम जैसे मूवी की बात करते हैं तो देयर आर सम नोन एज अ डायरेक्टर्स हु ऑलवेज रिमेन बिहाइंड
the scene. जी हाँ। Actors, everybody watches, everybody sees. जैसा आपने कहा सर कि जब एक मिशन फ्लाई करता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है फाइटर कंट्रोलर। बिल्कुल। और आप एवेक्स की बात कर रहे हैं और ग्राउंड से रडार्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये पूरे आसमान को आप स्कैन करके वो डेटा आप प्रोसेस करते हैं, पायलट को देते हैं। बिल्कुल प्रोसेस करते हैं, उसके बाद उनको गाइड करते हैं। क्योंकि देखिए, जब फाइटर पायलट होता है, फाइटर पायलट और फाइटर कंट्रोलर किसी भी मिशन में एक टीम होते हैं। तो कुछ है जो फाइटर पायलट देखता है, कुछ है जो फाइटर कंट्रोलर देखता है। सो फाइटर पायलट्स का एक अपना एक विजन है उसका, जिसमें ही कैन वॉच, बट एज अ फाइटर कंट्रोलर यू वॉच थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड यू वॉर्न हिम ऑफ एनीथिंग। जैसे बाहर से कुछ भी अगर आ रहा है, कोई खतरा है, या उसको किसी इंटेंडेड टारगेट तक लेके जाना है, तो ये सारे जितने गाइडेंस है वो फाइटर कंट्रोलर्स प्रोवाइड करते हैं। आपने कहा कि आप पर्दे के पीछे से काम करते हैं, तो क्या यही कारण था कि आपने एक बड़ी शानदार किताब लिखी है, इनविजिबल वॉरियर्स फॉर फाइटर कंट्रोलर्स? बिल्कुल, यहाँ रखी है, बिल्कुल। आप देखें, इनविजिबल वॉरियर्स। और ये है किताब फाइटर कंट्रोलर्स के बारे में। इसके बारे में बताएं सर। ये एक बिल्कुल यही एक कारण था कि मैं जनरली जो दुनिया में बाहर जो सिविलियन वर्ल्ड है उसमें लोगों को जनरली नहीं पता होता है, फॉर दैट मैटर इवन आर्म फोर्सेस में नहीं पता होता है कि फाइटर कंट्रोलर्स एक्चुअली करते क्या हैं, उनका रोल, रेलेवेंस, कंट्रीब्यूशन वॉर टाइम में और पीस टाइम में क्या होता है। तो वो चीज़ें मैंने इसमें निकालने की कोशिश की। लेकिन ये बुक सिर्फ फाइटर कंट्रोलर के बारे में नहीं है। जी हाँ। ये बुक एक्चुअली पूरे एयर डिफेंस के बारे में है कि पूरी एयर डिफेंस हमारी कैसे काम करती है, हमारे फ्यूचर के चैलेंजेस क्या हैं। तो इनफैक्ट एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि ये बुक जो थी वो 2 मई को रिलीज़ हुई और 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर हो गया। ऑपरेशन सिंदूर और लगभग जितनी चीज़ें ऑपरेशन सिंदूर में उभर के आई, उन सब चीज़ों का जिक्र मैंने इस किताब में किया था कि फ्यूचर वॉरफेयर कैसे होने वाला है, ड्रोन्स की भूमिका क्या होने वाली है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की क्या भूमिका होने वाली है, और जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जितने हमारे इंगेजमेंट्स हैं वो कैसे होने वाले हैं, क्या हमारे चैलेंजेस हैं, कैसे हमें करना चाहिए। एंड लकीली ये उसी टाइम पे ये किताब आई, तो आई थिंक उसका फिर और ज़्यादा वो रेलेवेंस। एक सवाल है सर कि दुनिया की बाकी एयर फोर्सेस में फाइटर कंट्रोलर को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, फाइटर कंट्रोलर्स ये जो पूरा वो ये शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 से। तो ब्रिटेन जो था वहाँ से ये एयर डिफेंस की शुरुआत हुई और वहाँ पे फाइटर कंट्रोलर्स सबसे पहले फाइटर कंट्रोलर्स का इंगेजमेंट भी, रोल भी, रेलेवेंस भी वहाँ से शुरू हुआ। वो हमने रिटेन किया। तो हम वो भी फाइटर कंट्रोलर्स कहते हैं, हम भी कहते हैं। जहाँ तक अमेरिका की बात है, वो फाइटर कंट्रोलर्स को एयर बैटल मैनेजर्स रेफर करते हैं, बिकॉज क्योंकि आप सारी एयर बैटल को मैनेज करते हैं, अवेक्स से, कमांड कंट्रोल सेंटर से, एवरीवेयर। सो यू आर लिटरली प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग and supporting the operations. So you manage the entire war front, the air war front when I'm talking about. ऐसे ही पाकिस्तान में हम इनको एयर डिफेंस कंट्रोलर के नाम से जानते हैं, और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम इनको वेपन कंट्रोलर्स के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग जगह एक इस नामों से जाना जाता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के बारे में एक बड़ी पिक्यूलियर सी बात है कि ये यहाँ पर फाइटर कंट्रोलर्स अपने आप में एक अलग ब्रांच नहीं है, ये एक सब ब्रांच है जो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। और एडमिनिस्ट्रेशन में 3 तरह के फिर हमारे स्पेशलाइजेशन हैं, फाइटर कंट्रोलर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एंड द प्योर एडमिनिस्ट्रेशन। सर, यहाँ पर एक चीज़ आती है कि आने वाले युद्धों में क्या सिनेरियो होने वाला है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट को, सब कॉन्टिनेंट को एक अम्ब्रेला की ज़रूरत है। ऐसी क्या ज़रूरत है? देखिए, आपने जैसे शुरू में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सारी दुनिया को एक तो भारत की ताकत दिखाई और दूसरा ये दिखाया कि एयर डिफेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। ये पहली बार उभर कर सामने आया। लेकिन मैं आपके द्वारा आपके दर्शकों को भी ये बता दूं कि हम यहाँ से ये लेसन लेके ना चलें कि हम हर बार ऐसा होगा कि वो हम पर इतनी तरह के हमले करेंगे और सारे हमलों को हम जो है नाकाम कर देंगे। ये बहुत मुश्किल काम है। इस बार की एयर डिफेंस ने बहुत अच्छा काम किया, उसमें हमारे इंडिजिनस वेपन्स का बड़ा योगदान था,
बहुत सारे एलिमेंट्स थे, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, चाहे हमारी मैन पावर है, या S-400 हैं, या आर्मी की L-70 गन्स हैं, या बाकी मिसाइल्स हैं, हर किसी की भूमिका रही। लेकिन ये बहुत लिमिटेड था स्कोप में और टाइम में। लेकिन जब आने वाले टाइम में जब आप फुल फ्लेजेड वॉर पे जाएंगे, तब आपका देश का हर कोना जो है वो थ्रेट में है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगली बार जब आएँ तो वो बॉर्डर एरियाज़ पे ही ड्रोन भेजें। बैलिस्टिक मिसाइल्स का ख़तरा है, वो देश के किसी भी कोने में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो नया थ्रेट बन के आ रही हैं, जो स्पीड जो साउंड की स्पीड होती है उससे 5 से 25 गुना ज़्यादा स्पीड से वो ट्रैवल करती है। उस स्पीड पे ट्रैवल करने वाला जो प्रोजेक्टाइल है उसको डिटेक्ट करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है, फिर उसको न्यूट्रलाइज करना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जितने भी ये इस तरह के खतरे होने वाले हैं, और जब आपका स्कोप बढ़ेगा तो आपको जो आपके सिस्टम्स हैं, एक तो उनको मल्टीप्लाई होना है, दूसरे आपके उन सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो कई गुना और ज़्यादा होने की ज़रूरत है। अब जैसे बैलिस्टिक मिसाइल से या क्रूज़ मिसाइल से या हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन जो आते हैं, उनको अगर हमने इंगेज करना है तो हमें उस तरह की सारी प्रणालियों पे काम करना पड़ेगा। फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं, स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिनको आपके रडार बड़ी मुश्किल से डिटेक्ट कर पाते हैं या नहीं करते पाते हैं। आपके ड्रोन्स हैं और वो छोटे वाले बिल्कुल, और ड्रोन तो आजकल आप कहीं से भी उड़ जाता है। तो अब आप खतरा ये देखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि सीमा के उस पार से आप पे खतरा है, आपके पास सीमा के अंदर से भी खतरा हो सकता है। अगर आपने यूक्रेन का एक ऑपरेशन पीछे देखा हो जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर अंदर रशिया के उन्होंने ड्रोन्स रखे, ईस्टर्न रशिया में ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स अवे, वहाँ पे उन्होंने ड्रोन को एक्टिवेट किया और उनके लगभग 20 जहाज़ों को तहस नहस कर दिया। तो इस तरह के जो हमारे खतरे हैं वो हमारे चारों तरफ हैं। तो अगर हमें इन खतरों से निपटना है तो हमें हर तरह का वेपन सिस्टम चाहिए। हमें ड्रोन के लिए स्पेशलाइज्ड डिटेक्शन कैपेबिलिटी चाहिए, हमें ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पेशलाइज्ड वेपन चाहिए। अब अगर उसने $50 का या 5000 का ड्रोन है, उस पर मैं 50 लाख की या 50 करोड़ की मिसाइल अगर मैं लगाऊं तो ये सारा इकोनॉमिक्स आपका गड़बड़ा जाता है। एब्सोल्युटली, है ना। तो ये अपने आप में ये हमें कैपेबिलिटी रखनी है कि हमारे थ्रू AI और थ्रू आर सिस्टम्स, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि भाई हम अपने युवाओं को चाहते हैं कि वो इसमें हिस्सेदारी हो, तो इसमें हिस्सेदारी क्या है, मेरे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में या IACCS में मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये जो ब्लिप है, क्योंकि ये ड्रोन है और ये कैसा ड्रोन है जो रडार पे तो मेरे पे हर तरह के वो आ रहे हैं, लेकिन हर कुछ जो है एक छोटे डॉट के माफिक दिखता है। उसको हमने होता है समथिंग नोन एज फ्लाइट प्लान, फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसे जा रहा है, किस स्पीड में जा रहा है, किस हाइट में जा रहा है, कैसे है उसका कुछ जो सिग्नेचर है वो किस तरह का है, रडार एनर्जी से जो रिटर्न है कैसे है। तो इसको अगर हम स्ट्रेट अवे जान पाएँ कि ये ड्रोन है, ड्रोन में भी इस क्लास का ड्रोन है, ये मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये एयरक्राफ्ट है, तो मैं जो अपने वेपन सिस्टम वहाँ से IACCS से जो मैं जिनको अलोकेट करूँगा वो अप्रोप्रिएट वेपन सिस्टम को हम अलोकेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, मैं ये मान के चलूँ कि IACCS ही भविष्य में सुदर्शन कहलाएगा? नहीं, देखिए IACCS एक पार्ट है सुदर्शन का। जब हम सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। एयर डिफेंस का एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊं कि 4 तरह के फंक्शन होते हैं। जी हाँ। सबसे पहले आपने डिटेक्ट करना होता है, जो भी एयरबोर्न थ्रेट है उसको डिटेक्ट करना है। जी हाँ। जो भी कुछ हवा में है उसको डिटेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने जो डिटेक्ट किया उसको आइडेंटिफाई करना है, बहुत ज़रूरी है, क्या वो फ्रेंडली है या क्या वो हॉस्टाइल है या अननोन है। फिर उसका ट्रीटमेंट उस तरह से होता है। फिर समथिंग नोन एज इंटरसेप्शन, हम उसको कई बार जब डाउट होता है कि वो फ्रेंडली नहीं है या फ्रेंडली हो भी सकता है तो हम उसको इंटरसेप्ट करते हैं। और ये सारी प्रोसेसेस पीस टाइम में भी होती हैं। एज वी सिट हियर दिस इज हैपनिंग। जैसे कि अभी हाल में F-35 एब्सोल्युटली तिरुवनंतपुरम में, हाँ, उसको इंटरसेप्ट करके हम उसको उतारा वहाँ पे। तो ये फ्रेंडली था,
बिल्कुल लेकिन हमने बिल्कुल। उसको तो उतारा। ये जो है ये 24/7 ये एक्टिविटी चलती रहती है। एब्सोल्युटली सर। आइडेंटिफिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स वो है, जिसमें हमको जो भी कुछ एयर में जाता है, पहली बात तो यह है कि कुछ भी जो एयरबॉर्न होगा उसके लिए एयर डिफेंस क्लियरेंस चाहिए होती है। जी हाँ। और ये एयर डिफेंस क्लियरेंस जो होता है वो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन एजेंसी, जो IACCS आप लूजली कह लीजिए, वहाँ से ये प्रोसेस होके एयर डिफेंस क्लियरेंस नंबर के रूप में हर, चाहे वो शेड्यूल्ड फ्लाइट है, अनशेड्यूल्ड फ्लाइट है, प्राइवेट ऑपरेटर है, लॉन्ग डिस्टेंस ड्रोन्स हैं, जो भी हैं, उनको अगर एयर डिफेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो वो आइडेंटिफाई नहीं होंगे, और आइडेंटिफाई नहीं होंगे तो इंटरसेप्ट होंगे। तो ये मैं मान के चलूं सिवाय चिड़ियों के आप सभी बिल्कुल, को आपने क्लियर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चिड़ियों के डोमेन में गए, लेकिन चिड़ियों के अलावा हर चीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है और उनको ट्रैक करना होता जी है, हाँ। तो वो करना होता है। अभी सर बात करते हैं कि दुनिया में बहुत सारे सिस्टम हैं। कुछ मार्केट में बहुत माने जाते हैं, जैसे इजराइल का आयरन डोम है, और बच्चे बच्चे की जबान पर है यूक्रेन वार की वजह से कोई थाट बोलता है, कोई पैट्रियट बोलता है, तो ये सारे भी सिस्टम्स, आइरिस बोलता है। और आज के ज़माने में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक सिस्टम लॉन्च किया, गोल्डन डोम। हाँ, तो वो भी कुछ बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों में हम सुदर्शन चक्र को कहाँ पाते हैं? बिल्कुल। तो देखिए, सुदर्शन चक्र जो है अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। सुदर्शन चक्र जब प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बताया तो उनका ये मानना है कि हम एक इस तरह की एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाएं जिसको, जो अभेद्य हो। जी हाँ। तो आप चाहे ड्रोन फेंकें, चाहे आप हाइपरसोनिक मिसाइल फेंकें, चाहे आप बैलिस्टिक मिसाइल फेंकें, या जहाज़ लाएं, या फॉर दैट मैटर सैटेलाइट से भी हमला करें, तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड है जिसको हम सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं, ये हर तरह के खतरे को नाकाम कर पाए। तो ये पूरा सिस्टम अपने आप में, जिसमें आपके डिटेक्शन के सिस्टम होंगे, इंटरसेप्शन के सिस्टम होंगे, आइडेंटिफिकेशन के होंगे, जो मैंने जो भी फंक्शंस क्या, और डिस्ट्रॉय करने के होंगे। तो हर तरह का खतरा क्या है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी अलग अलग तरह के रडार्स चाहिए, अलग अलग तरह के सिस्टम चाहिए। उसको मिटिगेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए भी अलग तरह के सिस्टम चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अगर वो 100, 200, 5000 का ड्रोन अगर है, वो डिस्ट्रॉय तो बहुत कर सकता है, लेकिन अगर मैंने उसको न्यूट्रलाइज करना है तो उसके बाद मेरा ऐसे पास सिस्टम होना चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो इस तरह के सिस्टम्स हम डेवलप कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने ऑप सिंदूर में भी किया, जिसमें सॉफ्ट किल होता है, जिसके द्वारा हम उनकी फ्रिक्वेंसीज को डिस्टर्ब करके डिसेबल कर देते हैं, या हार्ड किल होता है जिसमें हम उनको लेज़र के थ्रू किल कर सकते हैं। तो इसी तरह से फिर हमारे पास मल्टी लेयर्ड जो है शील्ड है, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, फिर लॉन्ग डिस्टेंसेस मिसाइल्स हैं, S-400 जैसे हो गए, फिर उसके बाद MR-SAMs हैं, उसके बाद आकाश हैं, उसके बाद QR-SAMs हैं, उसके बाद L-70 गन्स हैं, और इसमें सब में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सारे वेपन्स जो हैं वो कंबाइंड हैं। तो ये सारा जो अपने आप में एक सिस्टम है, एक इस तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड आपको बना के देगा, क्योंकि भविष्य में सैटेलाइट से भी ये हमें इश्यूज़ आएंगे, तो सैटेलाइट रिलेटेड वो भी इक्विपमेंट इसका वो होंगे। तो जैसे आपने बात की आयरन डोम बेसिकली जो रॉकेट प्रोजेक्टाइल्स हैं उसके अगेंस्ट एक शील्ड प्रदान करता है। उसके अलावा उनके पास एडिशनल वो भी हैं, जैसे हाँ, स्लिंग वगैरह, एरो 1, एरो 2, पैट्रियट। इसी तरह जो गोल्डन डोम जो है वो ट्रम्प भी इसी तरह की एक जो हम, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने सुदर्शन चक्र के बारे में बात किया, तो ऐसे ही प्रेसिडेंट ट्रम्प इज टॉकिंग अबाउट अ गोल्डन डोम। बट ही इज गोइंग टू स्पेस। सो सेम इज अस। आई मीन स्पेस आपका खतरा फ्यूचर में और बहुत नज़दीकी फ्यूचर में है। जी हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर है। अगर आपने रिपोर्ट्स देखी हो ऑप सिंदूर की, तो उसमें कई जगह ये रिपोर्ट्स में आया कि जो चाइना के सैटेलाइट्स थे, उन्होंने जो इंटेलिजेंस थी वो प्रोवाइड करी पाकिस्तान को। तो ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, चाइना की ये कैपेबिलिटीज़ ऑलरेडी हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि फ्यूचर वॉर्स में हम सैटेलाइट भी किल करेंगे? सैटेलाइट किल करना भी आपका एक रिक्वायरमेंट बन सकती है। जब सैटेलाइट से आपको खतरा होगा तो आपको सैटेलाइट्स को, हालांकि एवरीबडी इज़ क्वाइट शाय कि हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते और जनरली हम उसको टाल देते हैं, बट द फैक्ट ये है कि आज के दिन में ये कैपेबिलिटी है कि आप सैटेलाइट से दूसरी कंट्रीज़ को हार्म कर सकें और आप अपने
वेपन सिस्टम्स के द्वारा उन सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। भारत ने भी इसको सो हम भी इस परीक्षण दिशा किया में हुआ है। परीक्षण किया है। तो ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता है और ये बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। और सैटेलाइट लॉन्च्ड वेपन्स कितनी बड़ी वास्तविकता है। देखिए, अभी तक तो ये लेजर बेस्ड वेपन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे फिजिकल वेपन सिस्टम्स की अभी तक कोई ऐसी बात उभर के नहीं आई, बट वेरी पावरफुल लेजर सिस्टम्स which can neutralize any this thing in the space, outer space and endosphere. तो वो जो है वो कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। तो अगर वो है तो अगर आप देखिए कि कल के दिन अगर आपके जितनी भी आप इतने सैटेलाइट्स आपने लगाए, आज की तो सारी दिनचर्या आपके जो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं से लेके और जो हम बात कर रहे हैं, सबके पीछे सैटेलाइट्स का तो आप क्या योगदान सोचते हैं है। सर कि फ्यूचर वॉर्स जो होंगे उसमें एंट्री फेज में ये बैलिस्टिक मिसाइल्स स्पेस में मार लेंगे हम? वो ऑलरेडी है हमारे पास, वो कैपेबिलिटी हमारे पास है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज इंडिया में ऑलरेडी हैं। तो ये मैं जितनी चीज़ें बात कर रहा हूँ ये किसी न किसी रूप में हमारे पास हैं, लेकिन इनको स्केल अप करना पड़ेगा, इनको फील्ड करना पड़ेगा, इनको ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा। बहुत सालों से हम सुनते आए हैं कि इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, DRDO। क्या वो इसका बेसिस है सुदर्शन चक्र का? वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इसमें होगा। वो ऑलरेडी है, मतलब, बट जैसे मैंने कहा वो कैपेबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी है। पृथ्वी एयर डिफेंस हमारे पास कैपेबिलिटी है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखती है। एक्टिव एयर डिफेंस मिसाइल है उसी क्लास में जो अगेन बैलिस्टिक मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखती है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का ऑलरेडी पार्ट हैं, बट इनको अब वो अभी हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है कि हम देश के हर कोने में ये सुरक्षा प्रदान कर पाएँ। तो जब हम सुदर्शन चक्र की बात करते हैं और जब प्राइम मिनिस्टर इसकी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारे पास जो भी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी हमारे पास वेपन सिस्टम्स हैं, वो उनमें ये होना चाहिए कि देश का कोना कोना उससे उसको हम सुरक्षा प्रदान कर पाएँ। एब्सोल्युटली सर। अभी बीच में एक खबर आई थी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर वो गए थे अमेरिका और वहाँ पर उन्होंने टेम्पा में एक फंक्शन में कहा कि इंडिकेट किया कि हम ईस्ट से शुरू करेंगे और वेस्ट तक आएंगे भारत में, और जामनगर की रिफाइनरी या मुकेश अंबानी का नाम लिया। क्या ये भी कारण था कि हमने इस बार सुदर्शन चक्र का जिक्र किया इस बार? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जैसे मैंने कहा, खतरा तो आपके हर कॉर्नर में है और कैपेबिलिटी दुश्मन के पास इतनी है कि आपको कुछ ना कुछ वो नुकसान देश के किसी भी कोने में पहुंचा सकें। हम अपने आप को सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रख सकते। ये सर, ये वास्तविकता है कि आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा पाकिस्तान की मिसाइल की जद में है और चीन की मिसाइल की जद में। बिल्कुल बिल्कुल। और बीच में ये भी सुना था कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान से मिसाइल्स मांग रहा है, भले ही शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मांग रहा हो। तो मिसाइल तो एक वास्तविकता है और उसी तरीके से ड्रोन्स भी वास्तविकता बिल्कुल हैं। बिल्कुल, ड्रोन्स तो सबसे बड़ा न्यूसेंस है आज की डेट में। सबसे बड़ा खतरा एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो ड्रोन्स का है। ड्रोन्स का इसलिए ज़्यादा खतरा है क्योंकि वो एक बहुत लो ऑब्जर्वेशन वाला वेपन सिस्टम है जो आपके किसी भी बड़े अहम से एयरबेस में या किसी एसेट में जाके वो खत्म वो हमने यूक्रेन में, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, ऑलरेडी है। इसमें एक और परेशानी है ड्रोन में, आपके सर्वेलेंस सिस्टम को इतना टैक्स करता है ये। बिल्कुल, एक ड्रोन 12-12 घंटे 14-14 घंटे की फ्लाइट लेके आता है। देखिए, एक तो ड्रोन्स का जो ड्यूरेशन है उसकी बात है, लेकिन ड्रोन्स का एक और बड़ा वो है जो हम सॉर्म ड्रोन के बारे में बात करते हैं। अब जो एक दो ड्रोन नहीं है, अब ये थाउजेंड्स में आपके स्पेस को सैचुरेट करेंगे। हमने ये ऑप सिंदूर में भी देखा कि उन्होंने लगातार कई सारे भेजे, लेकिन जो हमने ऑप सिंदूर में भेजा वो उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं है जो एक्चुअल कैपेबिलिटी इस सिस्टम में है। आपके पास हज़ारों की संख्या में आप ड्रोन भेज सकते हैं, तो आपको फिर वो हज़ारों की संख्या में न्यूट्रलाइज करने की आपकी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर तरह का जो भी आपका थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसी तरह का आपको स्पेशलाइज्ड
काउंटर थ्रेट या उसका काउंटर मैकेनिज्म आपको डेवलप करना पड़ेगा, जो अगेन हमारे पास हैं, लेकिन उनको सबको स्केल अप करने की ज़रूरत है। तो जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि सुदर्शन चक्र बनाना है, तो हमें सारे देश में और सारे इम्पोर्टेंट एसेट्स को हमको उससे प्रोटेक्ट करना है। तो सर आपका बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही नए सब्जेक्ट पे बड़ी आसानी से, बड़ा खूबसूरती से प्रकाश डाला, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक इसे पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।